हेलो एवरीवन, आई एम शिशिका गुप्ता एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ पेपर 2 इकोनॉमिक्स। हमारी यूनिट थर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सुपिटर थ्योरी एंड लुइस की थ्योरी। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे फिल ऑफ फॉर्म मैप के चैनल्स हैं, आप इनको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। ये व्हाट्सअप भी है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज। आप इन तीनों को ज्वाइन कीजिए, आपको विद इन अ सेकेंड कोई भी न्यू अपडेट होगी आप उससे अपडेट हो जाएंगे। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप ओनली ऑन फिल ऑफ फॉर्म ऐप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड ये हमारा क्या है? ये हमारा कोर्सेज है जो हमने कितने कम प्राइस में, लो प्राइस में रखा हुआ है। सो पेपर फर्स्ट का क्या प्राइस है, पेपर सेकंड का, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का, एंड पेपर फर्स्ट एंड सेकंड 12 मंथ का। ज्वाइन नाउ, डोंट मिस दिस चांस, ओके। एंड पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों इस बार हमें ये 2023 के अंदर फिल ऑफ फॉर्मेट पे मिल रहे हैं। PYQ विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट, क्विजेस, नोट, सैम्पल पेपर, ये सब कहाँ मिल रहा है हमें? ओनली ऑन फिल ऑफ फॉर्म ऐप पे। अगर आप यूज कोड आशी10 गेट 10% ऑफ चाहेंगे तो आपको एनी फिल ऑफ फॉर्म कोर्सेज पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ टू डाउनलोड नोट्स। नोट्स को कैसे डाउनलोड करें? आप नोट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? आप जैसे प्ले स्टोर पे जाके और ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से आप फिल ऑफ फॉर्म को इंस्टॉल करेंगे, आपको तब अप टू डेट मिल जाएगा। एंड स्टेप बाय स्टेप से फॉलो करोगे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो दिए गए इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। विदाउट मेहनत कुछ मिलता है? नहीं मिलता ना। एंड ये हमारा है आशीएस 10% ऑफ आपको मिलेगा। 10% स्पेशल ऑफर है आपका एनी फिल ऑफ कोर्सेज पे। स्टार्ट करते विद आवर मोटिवेशन। आपको दिशा निर्देशों की आवश्यकता नहीं है, समझ गए? आपको दिशा हो गया, निर्देश हो गया, उसकी आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने आप को टॉप पर देखो और चलते जाओ। जैसे नहीं कि हर कोई इंसान आपको कुछ भी बोलता रहा तो आपने उसकी बात मान ली, कुछ भी बोलता रहा आपने उसकी बात मान ली। नहीं, अपने आप को भी देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ तो मैं यही करूंगा। अगर मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ तो मैं ड्राइंग करूंगा। अगर कोई मुझे बोलेगा तुम डॉक्टर बनोगे तो नहीं, मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ तो मैं ड्राइंग में ही आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो आपको किसी के भी दिशा या निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती। आपको खुद पता है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, तो अपने आप को टॉप पे लेकर चलो और हमेशा चलते जाओ स्मूथली, ठीक है। ये मैंने समझा दिया था आप लोगों को। आज हम स्टार्ट करनी, ये मैंने बता दिया था। अगर आप पूर्ति पक्ष में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग बच्चा, कैसे हैं आप सब? दुष्चक्र की आपूर्ति पक्ष, जैसे कि मैंने आपको इसमें क्या बता दिया था, दोबारा बता देती हूँ। लो इनकम में देख लेते हैं आप लोग। इसके अंदर इनकम हमारी लो होती है तो क्या होता है हमारी पूर्ति पक्ष में? सेविंग हमारी लो हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। अगर मेरी इनकम ही नहीं ज्यादा होगी तो मेरी सेविंग क्या होगी? नहीं होगी। उससे क्या मैं उत्पादन कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। उससे क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगी? नई चीजों में नहीं कर पाऊंगी। इसी तरीके से गरीबी का दुष्चक्र घूमता रहता है, घूमता रहता है। लो इनकम, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्शन एंड लो इनकम। समझ में आ गया? एंड इसमें क्या था हमारा? आप मांग पक्ष की साइड से देखेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें कैसे देखेंगे? आप देखेंगे इसके अंदर इनकम हमारी लो है तो क्या होगा? क्या होगा? इनकम मेरी कम है तो क्या है? डिमांड ज्यादा होगी, कम होगी, है ना। इन्वेस्टमेंट क्या होगा? कम होगा। लो प्रोडक्टिविटी होगी। उसी तरीके से हमारा ये भी मांग का दुष्चक्र चलता रहता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था इसके अंदर क्लासिकल थ्योरी के अंदर, जो कि किसने दिया था? ब्रिटिश ने दिया था, है ना।
उसमें बताया गया था कि कैसे इन्होंने विकसित किया है, ग्रोथ किया है रेवोल्यूशन को, है ना, कैसे मुनाफे करते हो। ये हमारे क्लासिकल थ्योरी के हमारे वो है आपके जो क्लास इकोनॉमिस्ट है फेमस, ये हमारे 1 2 3 4 5 हैं जिनको हम अभी आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, है ना। ये मैंने बताया था आपको, ये लेजर फेयर पॉलिसी बताई थी आपको कि इस पे कोई भी इसमें इसका हस्तक्षेप नहीं होता है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, कि इसके अंदर आर्थिक विकास को क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, बताओ आप लोग बताओ, मैंने क्या बताया था। इसके अंदर 3 चीजें होती है इंपॉर्टेंट, एक सरप्लस वैल्यू, ठीक है, दूसरी हमारी क्या होती है कैपिटल एक्युमुलेशन, पूंजी का संचय कैसे करते हैं हम लोग, समझ गए, और पूंजी की मात्रा को कैसे वो आप उसके अंदर लाभ प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये हमने तीनों उसमें पढ़ा था। शुम्पीटर थ्योरी ऑफ इनोवेशन, शुम्पीटर का नवप्रतन सिद्धांत, ठीक है, हम शुम्पीटर की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको पता है इसमें इनोवेशन के बारे में बताया था कि नई नई चीजों का कैसे इनोवेशन होता है ना, नई चीज का कैसे इनोवेशन करते हो आप, है ना। द थ्योरी ऑफ द इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल किससे रिलेट करती है, जोसेफ शुम्पीटर से, किसके नाम से करती है, जोसेफ, ये रहा जोसेफ शुम्पीटर के नाम से संबंध। उनका कहना है कि जो इकोनॉमी के अंदर जो हमारा इनोवेशन है वो होता है, ठीक है, आर्थिक उतार चढ़ाव भी होता है इसके अंदर, जैसे कि बता रहे हैं ही सेज दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी में कैसे होता रहता है। तो बिजनेस साइकिल क्या करती है, रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाती है इन अ कैपिटल सोसाइटी में। मतलब जो आप देखते हैं व्यापार चक्र है किसी पूंजीवादी समाज के अंदर, कैपिटलिस्ट उसके अंदर सोसाइटी के अंदर जो हमारी आर्थिक विकास है क्या परिणाम देता है। तो शुम्पीटर बता रहा है कि जो मंदी का कारण होता है वो इसी की वजह से होता है, किसकी वजह से, पूंजीवादी समाज की वजह से होता है, समझ रहे हो, पूंजीवादी समाज की वजह से हम क्या कर पाते हैं, नई नई चीजों का अवकरण नहीं कर पाते हैं। पहला निकट कारण यह मानकर चलता है कि अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में है और प्रत्येक साधन पूर्ण रूप से नियुक्त है हमारे पास, और मान लो फर्म संतुलन में होनी चाहिए, है ना, और उत्पादन कर रही हो अच्छे से, उसमें जो लागतें हम लगा रहे हैं वो आय के बराबर है, हम जो मतलब हम तो उसमें लागतें लगा रहे हैं, तो है नहीं कि हम लागतें लगाए जा रहे हैं हमारे पास भाई कुछ आ तो रहा ही नहीं, आय के बराबर है, समझ गए, वस्तु की कीमत है और औसत सीमांत दोनों लागतों का क्या होता है, बराबर होता है, ना तो कोई बचत होती है ना ही कोई निवेश होती है, ठीक है। ऐसी संतुलन को क्या बोलते हैं, सच अ बैलेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इफेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल इफेक्ट, विच रिपीट्स इटसेल्फ एवरी ईयर इन द सेम वे जस्ट एड ब्लड सर्कुलेट्स इन एनिमल। जैसे कि इसके अंदर बताया है हर साल क्या देखा जाता है, एक ही ढंग से अपनी पुनरावृत्ति करता है, वैसे ही जैसे प्राणियों में एक ही ढंग से रक्त का संचार होता है, वित्तीय प्रभाव में हर वर्ष एक ही ढंग से एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। शुम्पीटर का मॉडल इस बात से शुरू होता है कि लाभ कमाने के लिए उद्यमी क्या करता है, मान लो इसमें ये कहना चाह रहा है हर वर्ष क्या होता है, एक ही प्रकार से उत्पादन करता है। शुम्पीटर का मॉडल ये बताता है, इस बात से स्टार्ट होता है कि लाभ कमाने के लिए आप कैसे नई वस्तुओं के रूप में कैसा आप नई वस्तुओं का वो करते हो, इनोवेशन करते हो, तो जैसे हर साल तो आपने कर लिया, अब आप कैसे नई चीजों को निकालोगे, तो ये भी हम क्या बता रहे हैं इसके अंदर शुम्पीटर की थ्योरी के अंदर, सच्चा बैलेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इफेक्ट, क्या दिया गया है इसे, वित्तीय प्रभाव का नाम दिया गया है। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, एवरी ईयर इन द सेम जस्ट एड ब्लड सर्कुलेट इन एनिमल द सेम वे, ठीक है, फाइनेंशियल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसको, सेम टाइप ऑफ गुड एवरी ईयर, ठीक है। शुम्पीटर मॉडल क्या बता रहा है कि अजम्पशन है कि प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्रॉपर्टी, मतलब नई चीजों को आप बनाएंगे तो प्रॉफिट मेकिंग हम कर सकते हैं, इन द प्रोडक्शन of the commodity that cannot be affected by extreme efforts or changes on the frontier, ठीक है। शुम्पीटर का क्या विचार था कि नवप्रतन हेतु क्या बताया गया था उसने, देखो उसके अंदर डायग्राम में बताया, पहले क्या होता है प्राइमरी वेव, सबसे पहले उसका ये वेव होता है, ठीक है, ये उसकी सबसे पहले अपना ये उसकी प्राइमरी वेव है, यहाँ से वो शुरुआत करता है, फिर हमारी क्या आ गई सेकेंडरी वेव, ये हमारी सेकेंडरी वेव आ गई,
ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, मंदी भी होगा, और फिर इसमें नीचे आके क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, है ना। फिर रिवाइवल दोबारा स्टार्ट कर रहा है, और ये क्या हो गया, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। क्या हो गया मेरा यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मेरी इनकम बता रहा है ना, टाइम बता रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग कैसे हो रहा है ना। सुपिटर का क्या विचार बताता है कि हम नई नई चीजों को कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना। सुपिटर थॉट दैट व्हेन लोन्स आर टेकन फ्रॉम बैंक्स फॉर इनोवेशन, मतलब सुपिटर कह रहा है कि जो बैंकों से ऋण लिया जाता है किसके लिए, इनोवेशन के लिए। क्यों, नई नई चीजों का इनोवेशन आप करना चाहेंगे तो क्या करेंगे आप उसमें, क्या करेंगे आप उसमें, ऋण लेंगे, क्योंकि आपके पास इतना पैसा तो होगा नहीं, आप नई नई चीजों का इनोवेशन करेंगे तो थोड़ा बहुत ऋण भी तो लेंगे। सो द क्रेडिट एक्सपेंड करते हैं आप, ठीक है, क्या करते हैं, साख का विस्तार करते हैं क्रेडिट का। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन लीड टू इंक्रीज इन मॉनेटरी इनकम एंड प्राइसेस, मतलब कि नव प्रवर्तन में क्या किया गया, निवेश में वृद्धि करी जाएगी तो मौद्रिक आय और क्या होगी, कीमतें बढ़ेगी, क्योंकि मैं इनोवेशन कर रही हूँ, लोग ज्यादा देखेंगे, ज्यादा लेंगे चीजों को, बहुत अच्छे से देखें। क्यों, इनोवेशन होती है नई चीजों की, क्या होता है, लोग डिमांड ज्यादा हो जाती है ना उसकी, क्या हो जाती है, डिमांड, डिमांड ज्यादा हो जाती है उसकी, हो जाती है ना, ठीक है, समझ आ गया। क्या, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन लीड टू किसको करता है, इंक्रीज इन मॉनेटरी इनकम एंड which later on creates condition of cumulative expansion of all economic problem, है ना। इकोनॉमी इधर दिखा दिया, इनकम सॉरी इनकम इधर दिखा दिया, टाइम इधर दिखा दिया, है ना। तो इसमें क्या बताया आपको, मैंने बता दिया इसके अंदर ऐसे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ये हमारी इनकम का पार्ट हो गया, मतलब ये मेरी प्राइमरी मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है। फिर मेरी सेकेंडरी आ गई वेव, जो कि क्या हुआ, यहाँ पे आके सेकेंडरी वेव हो गई मेरी, ये दूसरी वाली वेव हो गई ना, ये फर्स्ट थी। तो इसमें क्या हुआ, मेरे को रिसेशन हुआ, मंदी हो गई भैया। फिर क्या हो गया, डिप्रेशन में चले गए हम लोग, ठीक है। फिर क्या हुआ, हम लोग क्या करने लगे, रिवाइवल करने लगे दोबारा से चीजों को, है ना। फिर ये क्या हो गया, मेरा इक्विलिब्रियम बात है, क्या है मेरा, जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है दोनों का, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस पे ये डायग्राम ऐसे आ सकता है कि यहाँ पे आपका क्या है, डिप्रेशन है, यहाँ पे रिवाइवल है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पाथ है, यहाँ पे फर्स्ट है या सेकंड वेव है, किस तरीके से, ठीक है। हाँ जी कीर्ति, ये बिजनेस साइकिल जैसा है बच्चा, बस इसको रिवाइज कर लेना दोनों, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड वेव भी बताई हुई है ना, जो कि हमारा उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट आ जाता है ना। लुईस का आर्थिक विकास का मॉडल क्या बताता है, लुईस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोफेसर, देखो प्रोफेसर ऑर्थर लेविस क्या बता रहे हैं, ऑर्थर लेविस बता रहे हैं अपने विकास मॉडल में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर में 1954 में क्या बताया इन्होंने कि वृद्धि, जो हमारी वृद्धि हो रही है, पूंजीपति, जो हमारे पूंजीपति होते हैं उनकी आय में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको बताया जाता है। इसके अंदर ऑर्थर लेविस बता रहे हैं अपने डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी के अंदर ये बात बता रहे हैं, क्या क्या कि जो पूंजीपतियों के वर्ग में क्या होता है, वृद्धि होती है आय में, तो वो क्या परिवर्तन लाती है ना। हम ये मानते हैं कि मान लो भ्रम में रहते हैं कि पूर्ति असीमित होती है, इसमें बता रहे हैं हम लोग की भ्रम में रहते हैं कि पूर्ति असीमित है, मतलब बहुत सारी है, असीमित, जिसका कोई सीमा नहीं है। उन्होंने निष्कर्ष बताया कि उत्पादन में वृद्धि बिना मजदूरी या वृद्धि या लाभों में कमी किए जा सकती है, जैसे कि इसमें बताया कि उत्पादन में वृद्धि करें तो बिना मजदूरी में क्या कर सकते हो, वृद्धि या लाभों में कमी किए बिना कर सकते हो, समझ गए। समाज में क्या बताया, जो पूंजीपति की बचत होती है तो विनियोग करने की क्या होती है, मार्जिनल प्रोफिटेबिलिटी क्या होती है, वो ज्यादा हो जाती है। और क्या करते हैं लोग अपने अनुपात बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था में वृद्धि करते हैं अपने पूंजीवादी क्षेत्र में, मतलब हमारी किसमें, पूंजीवादी क्षेत्र, कैपिटलिस्टिक बताया था ना एरिया में, क्या करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं लाभ में वृद्धि होती है, किसमें होती है, जीडीपी में हमारी क्या होती है, क्या होती है मेरी, मेरी वृद्धि होती है। इसके अंदर मैं दो सेक्टर देख रही हूँ, कौन से दो सेक्टर हैं, इसके अंदर मैं दो सेक्टर की बात कर रही हूँ। प्रोफेसर ऑर्थर लेविस के अनुसार एक अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र,
प्रोफेसर ऑर्थर लेविस के अनुसार क्या बता रहे हैं कि दो क्षेत्र है इकोनॉमी में। पहला हो गया हमारा घरेलू, ठीक है, फिर दूसरा हो गया विनिमय करते हैं हम चीजों। तो आर्थिक विकास की जो स्टार्टिंग में बताया है, जो हमारी घरेलू क्षेत्र है वो क्या तो संकुचित होता है, मतलब बीस कम होता है, संकुचित होता है। और आप कैसे विनिमय करोगे, कैसे करोगे, उसके लिए विस्तार करना पड़ेगा। तो लेविस ने एक द्वैत अर्थव्यवस्था मतलब दो क्षेत्र वाली आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अंतर क्षेत्रीय संबंधों के द्वारा स्पष्ट किया है। टू सेक्टर में क्या बताते हैं आप? प्रोफेसर अकॉर्डिंग टू अर्थर लेविस के अकॉर्डिंग आर टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। कितने सेक्टर है इकोनॉमी में? दो। पहला क्या है? डोमेस्टिक सेक्टर। सेकंड क्या है? एक्सचेंज फील्ड। एट द बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो बिगनिंग हो रही है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, शुरुआत हो रही है एक्सचेंज फील्ड, मतलब फील्ड को एक्सचेंज करने। तो क्या बताता है कि जो डोमेस्टिक सेक्टर होता है वो श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सचेंज कर रहा है ना चीजों को, फर्क तो पड़ेगा ना। तो लुइस ये बता रहे हैं, प्रोसेस है उनका कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ डुअल इकोनॉमी थ्रू इंटर रीजनल रिलेशंस। श्रम की असीमित पूर्ति, श्रम की क्या है? असीमित पूर्ति, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। मतलब क्या बताया गया है, क्या बताया है, समझ गए? ये याद रखना, लुइस के दो सेक्टर है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर टू सेक्टर है, एक डोमेस्टिक और एक्सचेंज फील्ड। समझ आ गया? समझ आ गया? घरेलू क्षेत्र और विनिमय क्षेत्र, समझ में आ गया? ठीक है, ये याद करना है। ये मेन सारी ये जो थ्योरीज है ना, मैंने बहुत कम कम में बनाई हुई है बेटा, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वही आप करो, ठीक है। लेविस का विश्लेषण मुख्यतः इस बिंदु पर आधारित है, क्या है लुइस का, कि जीवन निर्वाह मजदूरी दर पर श्रम की पूर्णता लोजदा पूर्ति विद्यमान क्या होती है। मतलब इसमें बताया, लुइस बता रहे हैं किस पे बेस्ड है, ऑन द पॉइंट दैट द परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर एट द सब्सटेंस ऑफ वेज रेट इज द, किसके अंदर, एग्जिस्टिंग प्लान के अंदर, ठीक है। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर means that the supply of labor exceed the demand for labor at the living wage rate। मतलब अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर होगा तो क्या करेंगे, दैट द सप्लाई ऑफ लेबर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा? जैसे कि श्रम की जो असीमित पूर्ति हो जाएगी, मान लो श्रम ज्यादा आप कर रहे हो, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, श्रम की जो असीमित पूर्ति है वो असीमित है, क्या देख रहे हैं कि जीवन निर्वाह मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति श्रम की मांग से अधिक होती है। मतलब श्रम की जो पूर्ति होती है वो श्रम की मांग से क्या होती है, अधिक होती है। मतलब अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर मींस दैट द सप्लाई ऑफ लेबर एक्सीड ज्यादा हो जाएगी डिमांड फॉर लेबर, क्यों, लिविंग वेज रेट पे, मतलब जो उसके वेज रेट होंगे। और लुइस टुक इनटू द काउंट वेरियस क्लासेस ऑफ सरप्लस लेबर इन द लेस डेवलपमेंट कंट्री। क्या बता रहे हैं, लेकिन लुइस ने कम विकसित देशों में अतिरिक्त श्रम के विविध वर्गों को ध्यान में रखा है। मतलब जो अंडर डेवलपमेंट हमारी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर क्या करा गया है, इसको क्या करा गया है, इसको वर्गों को ध्यान में रखा गया है। क्यों? उन्होंने अपने सिद्धांत को क्या किया है, फॉर्मुलेट किया है। क्या किया है, फॉर्मुलेट, बेसिस ऑफ विच ही फॉर्मुलेटेड हिज थ्योरी, ठीक है। अब लुइस का मॉडल क्या बता रहा है, लेविस ने श्रम की असीमित पूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास के मॉडल को बंद अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था, मतलब ओपन इकोनॉमी या क्लोज इकोनॉमी में बताया गया है। जो आप मॉडल और अर्थर लेविस का देख रहे हैं उसके अंदर दोनों चीजों की बात है। बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मॉडल को क्या बताया गया है, किस आधार पे है, पूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास की प्रक्रिया को क्या करा जा रहा है, एक्सप्लेन करा जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखेंगे आप अभी आगे, लुइस क्या करता है, एनालाइज करता है, इज मेनली बेस्ड ऑन द पॉइंट,
क्यों? क्योंकि परफेक्टली इलास्टिसिटी सप्लाई ऑफ लेबर होगी, है ना, पूर्णता लोचदार होगी, तो क्या होगा, वेज रेट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर हो जाएगा, मींस दैट द सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी और डिमांड फॉर द लेबर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या बता रहे हैं इसके अंदर कि सरप्लस हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी और डेवलपमेंट कंट्री होता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए? आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे करते हो, जब वैन द कैपिटल मतलब पूंजीवादी जो क्षेत्र होता है उसका आप विस्तार कर रहे हो, जीवन निर्वाह कर रहे हो, तो क्षेत्र में क्या होता है, उसमें उसके अंदर सेक्टर में क्या देखते हो आप, जो श्रमिक होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, है ना, पूंजीवादी एवं जीवन निर्वाह। द रेट ऑफ वेजेस आर डिफरेंट इन कैपिटलिस्टिक एंड सब्सिस्टेंस सेंटर जो होता है मेरा सेक्टर जो देखा जाता है इसके अंदर जीवन निर्वाह करने वाला, वो क्या देखा जाता है, द रेट ऑफ वेजेस पे। क्यों? क्योंकि जब आप जीवन निर्वाह करोगे तो उस क्षेत्र में क्या देखोगे, मजदूरी की दर कितनी है, उस पर तो डिपेंड होगा। और जीवन निर्वाह उपभोग के लिए भी जरूरी है कि आप कितना उपभोग कर रहे हो, है ना। द रेट ऑफ वेजेस इन द सब्सटेंस सेक्टर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिसीव रिक्वायर्ड फॉर सब्सिस्टेंस कंजप्शन। समझ गए? समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? अब आप क्या देखेंगे, जो हमारा कैपिटल सेक्टर होता है उसके द्वारा क्या देखते हैं, अनस्किल्ड वर्कर होते हैं। क्या बताते हैं, द वेज पेड बाय द एक्सपेंडिंग कैपिटल सेक्टर टू द अनस्किल्ड वर्कर। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया, आप स्टार्टिंग से क्या देखते हैं, जो पूंजीवादी क्षेत्र होते हैं हमारे कैपिटल सेक्टर वाले जो क्षेत्र होते हैं उसके अंदर अकुशल मतलब जो काम करने लायक वर्कर नहीं होते हैं, वो मजदूरी क्या करी जाती है, उनको जीवन निर्वाह के लिए दी जाती है ना। व्यक्ति जीवन निर्वाह क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में तब रोजगार खोजना नहीं चाहता जब तक उसे प्रदान करने वाली मजदूरी उसके औसत उत्पाद के बराबर ना, मतलब वो तभी तो जाएगा, वो अनादर सेक्टर में तभी जाएगा जब उसको वहां से नहीं मिल रही है वो वेजेस, वो मजदूरी नहीं मिल रही है। तो क्या बता रहे हैं अब इसके अंदर, a person does not leave the subsistence sector, क्या करेगा, does not leave in search of employment in any other sector unless the wages offered to him are equal to his average product। ठीक है, कैसे बताया इसके अंदर, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको वो एवरेज प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। इसी कारण आप क्या देखते हैं, पूंजीवादी क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई मजदूरी जीवन निर्वाह क्षेत्र की प्राप्तियों से कुछ अधिक होनी चाहिए। मतलब आप क्या देखते हैं, जो कैपिटल सेक्टर होते हैं उसमें जो आप मजदूरी दे रहे हैं वो जीवन निर्वाह के लिए क्या होना चाहिए, उससे कुछ अधिक होना चाहिए, नहीं कि लोग अपना क्या कर रहे हैं, अपना निर्वाह भी नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ बेटा जोया, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी तो हो गई हमारी, मैक्रो में ही हो गई थी बेटा वो। तो बेटा हमारी माइक्रो में ही हो गई थी, ठीक है, माइक्रो तो खत्म हो गया बेटा हमारा। जो है आपने देखा नहीं, पीपीटी वगैरह देखो बेटा। हाँ बेटा पीडीएफ में है, सब में है जोया, सब चीजें जो पढ़ाया गया आपको सब आपको पीडीएफ मिलेगी। और पहले तो आप लाइव क्लास देखो, क्योंकि लाइव क्लास देखोगे पीडीएफ से क्या होगा, सिर्फ पढ़ते आप लाइव क्लास देखो, है ना, निकालो लाइव क्लास, माइक्रो की जाना, उसमें डिफरेंस कब निकालना, ठीक है। और वो फिर अच्छे से 2-3 बार देखो, सब आ जाएगा, ठीक है, सब आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है।
For this reason, the wages provided by the capital sector should be क्या slightly higher than the received of the subsistence sector. According to Arthur Lewis के according क्या बताते हैं, there is a difference of 30% or more between wages and living wages provided in the capitalist sector. मतलब 30% से अधिक का अंतर रहता है. मतलब उनके अनुसार बता रहे हैं ऑर्थर लुइस के अनुसार कि जो हमारी कैपिटल इकोनॉमी होती है हमारी, उसमें जो आप उनको दे रहे हैं मजदूरी को जीवन निर्वाह करने के लिए 30% या इससे अधिक का अंतर रहता है, 30% का अंतर रहता है. देख लो आपको, है ना. पूंजीवादी अतिरेक का सृजन. In fact, the capitalist aims at the maximization of profit. The capitalistic saves and invests it. In the capitalist sector, the marginal productivity of labor is more than the wages provided by the capitalist sector, due to which capitalist software is achieve करता है किसको, किसमें, अभी देखो आगे. मतलब क्या देखता है सिर्फ पूंजीपति अपने लाभ के लिए क्या देखता है, ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य रखता है. क्यों? जो उसकी बचत है पूंजीपति की, वो किससे विनियोग कर रहा है अपना, किससे कर रहा है. पूंजीवादी क्षेत्र में क्या देखता है, कैपिटल सेक्टर में क्या देखते हैं, जो आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, सीमांत उत्पादकता है लेबर का, वो क्या होता है पूंजीवादी क्षेत्र द्वारा, क्या है वो अधिक होता है. मजदूरी क्या होती है, ठीक है. और क्या देखा जाता है इसके अंदर, जिसके द्वारा पूंजीवादी अतिरेक की प्राप्ति होती है. पूंजीपति द्वारा प्राप्त अतिरेक को हम चित्र के द्वारा भी आगे देखेंगे, ठीक है. कीर्ति मोस्टली ना इसमें ये आता है कि ये थ्योरी किसने दी है ना. जैसे वन लाइन में ऐसा आ जाएगा कि पूंजीवादी अतिरेक का सृजन किसने बताया था, तो आपको बताना पड़ेगा ऑर्थर लुइस ने बताया था. मेन तो इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में से आपके मेनली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब यही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. इसने ये इकोनॉमी दी, सॉरी इसने ये इकोनॉमिस्ट में ये थ्योरी दी है, ये थ्योरी दी है, ठीक है. समझ में आ गया. जैसे सुम्पेटर की थ्योरी कौन सी है, इनोवेशन वाली, तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास कि सुम्पेटर थ्योरी कौन सी, इनोवेशन कौन सी थ्योरी दी है, इनोवेशन की. ऐसे मैचिंग आ जाएगी आपके पास, 3-4 इकोनॉमिस्ट के नाम आ जाएंगे और थ्योरीज के नाम आ जाएंगे, ठीक है. देखो इसके अंदर बता रहा है, क्या बता रहा है, मजदूरी जो बता रहा है, और यहाँ श्रम की मात्रा, श्रम कितना करा जा रहा है. आप देख रहे हैं यहाँ डब्ल्यू पे क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एस पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूंजीवादी क्या है, ज्यादा हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे ज्यादा मिल रहा है. जैसे कि आप इसके अंदर देखो, हम एक्स अक्ष के अंदर श्रम की मात्रा है, वाई के अंदर क्या देख रहे हैं, वाई के अंदर क्या देख रहे हैं हम लोग, मजदूरी वाली, ठीक है. तो उसमें बताया कि जीवन निर्वाह आप कैसे करें, ओएस दूरी द्वारा दिखाया गया है. ओएस की जो दूरी है उसके द्वारा क्या बता रहे हैं, जीवन का कैसे निर्वाह कर रहे हैं, है ना. समझ गए. और फिर नेक्स्ट देखो, पूंजीवादी क्षेत्र जो होता है, देखो जीवन निर्वाह प्राप्तियों को ओएस दूरी द्वारा दिखाया गया है. और अगर पूंजीवादी क्षेत्र को आप देख रहे हैं, वास्तविक मजदूरी कितनी दे रहे हैं, तो वो ओडब्ल्यू द्वारा दिखाया गया है. क्या दिखाया गया है, ओडब्ल्यू द्वारा, ओडब्ल्यू द्वारा, किसके द्वारा, ये रहा, ओडब्ल्यू द्वारा, ठीक है, ओएस द्वारा, ठीक है. देख रहे हो. और जो जीवन निर्वाह प्राप्तियां बता रहा है वो कौन बता रहा है, एसडब्ल्यू. कौन बता रहा है, एसडब्ल्यू. हम कितना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, है ना, ठीक है. ये समझ गए. ठीक है, समझ आ गया कि हम इसमें देख रहे हैं अपना ओएस, मजदूरी कितनी है, फिर ओडब्ल्यू देखा हमने, फिर एसडब्ल्यू को हमने इन दोनों को ये देखा कि हमारा कितना इसमें बढ़ोतरी हो रही है ना, और इसमें पूंजीवादी अतिरेक कितना हो रहा है, एनपी द्वारा हमने ये समझा, ठीक है. अब इसमें आप देखो, इसमें क्या बताया हुआ है कि इसमें पूंजीवादी क्षेत्र में क्या हो रहा है, अधिकतम मुख्य क्या देखा जा रहा है, उत्पादन पूंजी को
श्रम का क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है इसमें, बराबर मिल रहा है। चित्र से आप क्या बता सकते हैं कि श्रम की जो शक्ति है, जो सीमांत उत्पादकता है, वो NR है। क्या है वो, NR। क्या है वो, NR है। ठीक है। और क्या बताया, डब्ल्यू क्या बताइए, मजदूरी रेखा। ये क्या है, मजदूरी रेखा है आपकी, जो क्या कर रही है, पी पर काट रही है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ हो गया मेरा, पी पर हो गया इसमें। और पी बिंदु पर श्रम की क्या बताई हुई है, सीमांत उत्पादकता बताई हुई है। मजदूरी के किसके बराबर है, मजदूरी के बराबर। अतः यही पूंजीवादी क्षेत्र में OM से अधिक श्रमिकों को कार्य नहीं दिया जाता है। OM के अंदर आप देख रहे हैं, इतने श्रमिकों को काम नहीं दिया जा रहा है, OM के अंदर देख रहे हैं आप। और क्या बता रहे हैं, जो शेष हमारे बच गए, वो इतने में क्या करते हैं, काम करते हैं इतने में, MR में। समझ गए, इतनों को काम नहीं दिया जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, वेजेस है, जो कि हमारा पी पे काट कर रहा है। पी पे हमारा क्या है, हमारी सीमांत उत्पादकता है, M। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। डब्ल्यू क्या है, मजदूरी रेखा है। ठीक है। और पूरा ये NR आप देख रहे हैं, क्या है, सीमांत उत्पादकता। लुईस का क्या बता रहे हैं, जो अर्धविकसित देशों की क्या समस्या है, इसके समाधान के लिए क्या क्या सुझाव किया है इन्होंने, कि पूंजी संचय के द्वारा किस प्रकार श्रम को ज्यादा किया जाएगा, और सीमित कैसे पूंजी वाले देश को कैसे विकास करेंगे आप, कैसे उसमें गतिशील होंगे, है ना। इसका क्या बताया, लुईस ने किया इसका विवेचन। जो अर्ध विकसित देश है, उसमें बताया कि आर्थिक विकास हेतु साख मुद्रा के योगदान एवं तकनीकी घटकों के महत्व को ये सिद्धांत विशेष रूप से रेखांकित करता है, कि ये विकास के आशावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है। लुईस का क्या बताया हुआ है, लुईस का जो विश्लेषण है, वो अर्ध विकसित देशों में क्या बताया, उसकी समस्याओं के बारे में। ठीक है, जो उसका समाधान कर रहे हैं, लुईस बता रहे हैं। लुईस क्या बता रहे हैं, एनालाइजेस प्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ सेमी डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल सजेशंस फॉर इट्स सॉल्यूशन। हाउ द प्रोसेस डेवलपमेंट, कैसा प्रोसेस है डेवलपमेंट करें, डायनेमिक अपनी कंट्री के अंदर लेबर सप्लाई ज्यादा कैसे हो, एंड लिमिटेड कैपिटल थ्रो कैपिटल एक्यूमुलेशन। मतलब लेबर बढ़ाना चाह रहे हो और कैपिटल क्या है हमारे पास, कम है ना। हैज बीन क्या एक्सप्लेन करता है, कि क्लियरली ल्यूइस बताता है इसको, this principle especially underlines the contribution of credit money and the importance of technical factors for the economic development। क्यों, क्योंकि सेमी डेवलपमेंट कंट्रीज है, वो किस पे बेस्ड है, ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट पे डिपेंड करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारी आर्थिक विकास का बिग पुश थ्योरी, बड़े धक्के का सिद्धांत। क्या है, बड़े धक्के का सिद्धांत। ये किसने प्रोफेसर PN रोजिस्टन रोडान ने किया है। किसका किया है इसे प्रतिपादन, किसने दिया है, प्रोफेसर किसने दिया है, PN रोजिस्टन रोडान ने दिया है। अर्ध विकसित देशों में समस्याओं के संदर्भ में इन्होंने बताया है, कि रोडान ने बताया कि विकास की प्रक्रिया नियमित चलती रहनी चाहिए। ठीक है, बल्कि असतत छलांगों की क्या होनी चाहिए, संबंधित होनी चाहिए। मतलब इसमें बताया कि आप वृद्धि कर रहे हैं एक दूसरे से, तो कैसे संबंधित है, कैसे उतार चढ़ाव कैसे हो रहा है, तो वो सब इसमें देखते हैं। जो प्रेजेंटेशन है ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रोफेसर PN रोजिस्टन रोडान इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द अंडर डेवलपमेंट कंट्री के अंदर देखा जाता है। क्या बता रहे हैं, according to Rodan, the process of development is not regular, continuous and uninterrupted, but is it related series of discontinuous jumps। क्या है, it is not regular, continuous and uninterrupted, but is related किससे करता है, discontinuous jumps से। Factors of economic growth which are functionally related to each other exhibit inconsistencies होती है, fluctuations होते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसमें दे रहे हैं बड़े धक्के के सिद्धांत का क्या मीनिंग। अकॉर्डिंग टू रोजिस्टन रोडान के अकॉर्डिंग बताया, जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री होती है, अर्ध विकसित देश होते हैं, वो स्टक इन लॉन्ग टर्म, मतलब क्या करते हैं, दीर्घकालीन स्थिरता में फंसे रहते हैं। मतलब
बड़े मतलब लॉन्ग रन में ही फंसे रहेंगे कि लॉन्ग रन में ही हम काम कर लेंगे, विच रिक्वायर अ बिग पुश टू ओवरकम इट, मतलब इसको दूर करने के लिए बड़े धक्के की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें बड़े धक्के का सिद्धांत से आप मतलब समझ रहे एकदम छलांग मारने की जरूरत होती है। इफ लेस एफर्ट, यदि विकास के लिए अल्प मतलब कम प्रयत्न किया जाएगा एवं प्रयास किया जाएगा तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम जंप करना पड़ेगा, मतलब बड़े बड़े पैमाने पे हमें विनियोग करना पड़ेगा, समझ गए। बिग पुश मीन्स क्या होता है, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, इसका याद रखना, ये आ सकता है। बड़े धक्के से क्या अभिप्राय होता है कि बड़े पैमाने पर किया गया विनियोग, क्या किया गया, विनियोग, ठीक है। क्या 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 किया गया, हमारा इन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ बिग पुश थ्योरी क्या बताती है, क्या बताती है, जो बाहरी मित्रता होती है उसके विचार पर क्या आधारित है कि रोदान के अनुसार क्या बताता है, लाभ में दिखाई देने वाला क्या अंतर है, जो वृद्धि होती है हमारे मध्य में वो उस वृद्धि को दर्शाता है। मान लो एक क्या होता है, स्थैतिक आवंटन सिद्धांत में क्या दिखता है, वो कोई महत्व नहीं दिया जाता, मतलब इसमें ये बता रहा है कि बिग बैंग थ्योरी इज मेनली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, इस पे है बाहरी इकोनॉमी, मतलब आप जो बिग पुश करेंगे तो बड़े धक्के का सिद्धांत करेंगे तो वो एकदम क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू रोडान क्या बताते हैं, विजिबल डिफरेंस देखा जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल जो इकोनॉमीज में प्रॉफिट होते हैं, मेन पॉइंट क्या होता है डिफरेंस करने का बिटवीन अ स्टैटिक थ्योरी और अ थ्योरी ऑफ ग्रोथ। इन अ स्टैटिक अलोकेशन थ्योरी नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू एक्सटर्नल बेनिफिट और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। बड़े धक्के का सिद्धांत क्या बताता है, तीन आवश्यकताएं, ये इंपॉर्टेंट है, उत्पादन फलन की अविभाज्यता, मांग की अविभाज्यता अथवा पूर्णता, बचतों की पूर्ति और अविभाज्यता। रोजान के अनुसार क्या बताया, रोडान ने की अर्धविकसित देशों में बड़े धक्के की आवश्यकता मुख्यतः निम्न तीन अविभाज्यताओं के कारण होती है। क्या होती है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, इनसेपरेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री किसके ना ऑफ डिमांड, अनडिजिबिलिटी किसके अंदर, सप्लाई ऑफ सेविंग्स के अंदर, मतलब प्रोफेसर के अकॉर्डिंग बताया जाता है रोसेस्टन रोडान के अंदर कि नीड ऑफ अ बिग पुश इज अंडर डेवलपमेंट कंट्री इज मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग थ्री, क्या है, थ्री इंडिविजिबिलिटी देखी जा रही है इसके अंदर, क्या क्या की है ये आपने देख ली, फर्स्ट सेकेंड और ये तीनों क्या है इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरीज में जितनी भी करा रही हूँ ना, इसमें मेन मेन चीजें करा रही हूँ, मेन मेन याद कर लो, कॉपी में नोट्स बनाते रहो अभी, ठीक है। रोल ऑफ द स्टेट, ठीक है, रोल ऑफ द स्टेट, जो क्या बताया, राज्य की भूमिका क्या बताई है, औद्योगिकरण में आप क्या देखते हैं, कार्य एवं कर्म को विनियोग करते हैं, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं जब आप किसी चीज का निर्माण करते हो निजी क्षेत्र में तो अभिरुचि क्या होती है, उसमें सीमित होती है, तो प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, विनियोग करने से अधिक उत्सुक होगा, क्या होगा, अधिक उत्सुक होगा, मतलब ज्यादा होगा कि मुझे करना है विनियोग, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पूंजी का विशेष महत्व दिया गया है, तो पूंजी हमें चाहिए, है ना, यातायात में चाहिए, सब चीजों में चाहिए, है ना। विनियोग की भूमिका है इसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो इस सब किसमें बताया हुआ है, हमें इसी में बताया हुआ है ना। रोल ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भूमिका क्या बताई हुई है बड़े धक्के के सिद्धांत में, कि जब आप विकास करते हो, डेवलपमेंट करते हो, तो स्वयं सर्जित करने में क्या है, बड़ा धक्के की सिद्धांत क्या है, रजिस्टर डोरान ने अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल व्यापार की सीमित भूमिका का उल्लेख किया, मतलब लिमिटेड भूमिका बताई हुई है। उनके अनुसार क्या बताया, जो इंटरनेशनल व्यापार करते हैं वो बड़े धक्के के प्रतिस्थापन नहीं हो सकता, ये संभव है कि कुछ आवश्यक मजदूरी वस्तुओं को आयातों के रूप में प्राप्त कर लिया जाए, मतलब कुछ बहुत ही आवश्यक मजदूरी होती है वस्तुओं की जो आयातों के रूप में क्या करते हैं, हम ले लेते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, पूछना है तो फिर क्लास होगा करते हैं।
ये वाला डायग्राम ना, ये वाला डायग्राम आप लोग भूल जाते हो। ये बहुत इजी तो लग रहा है, पर आप भूल जाते हो। लो इनकम के बाद लो डिमांड लिखनी है ना, लो इन्वेस्टमेंट लिखना है, लो प्रोडक्टिविटी लिखनी है, लो इनकम। ये सब ना 5-6 बार बनाओ डायग्राम, 5-6 बार इसको प्रैक्टिस करो। इसको प्रैक्टिस करने से क्या होगा, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो। लॉ इनकम आ गया, फिर हमारा लॉ डिमांड आ गया, फिर हमारा लॉ इन्वेस्टमेंट आ गया, फिर हमारा लो प्रोडक्टिविटी आ गया, फिर हमारा लो इनकम। क्योंकि ये ऐसा होता है, कभी आधा दे देते हैं तो आधा आपको खुद फिल करना होता है कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है ना। ये आप खुद इसके अंदर फिल करेंगे, मतलब उसके अंदर जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं वो आप उसके अकॉर्डिंग देखते हैं ना। तो ये आप याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत हल्के में ले लेते हैं बच्चे कि अरे चलो चलो याद हो जाएगा, ठीक है। एक सप्लाई साइड का है और एक इधर क्या है, एक सप्लाई साइड क्या है, इधर क्या है, इधर पूर्ति सप्लाई साइड और इधर डिमांड साइड का है। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है इनका, ठीक है। सिर्फ समझ लिया हो गया काम। और ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, सुपिटर वाला, ये इनोवेशन वाला जो डायग्राम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और याद कर लेना, सुपिटर की थ्योरी इनोवेशन वाली थी। ऐसे लुइस की थ्योरी में ये 3 चीजें बताई हुई थी, है ना। जैसे ये सब बताया हुआ है, जैसे देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने इसमें देखा है ना, फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट के लिए, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एजुकेशन ट्रेनिंग चाहिए होती है, पावर एनर्जी रोसेस ये इन सब पे करता है, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, कैपिटल एक्यूमुलेशन चाहिए। ये सब अच्छे से याद कर लो, है ना। ये थोड़ा थोड़ा करोगे, पूरा अच्छे से याद करोगे तो बेटा अच्छा हो। अब आप सोचो सारा सब कुछ कर लूं मैं, तो उससे फायदा नहीं है। अपने स्ट्रेटेजी बनाओ कि हमारे 10 पेपर है, 10 में से मुझे 7 और 7 तो कम से कम मुझे 6 या 7 पे तो अच्छे से मुझे बना करना है। ये नहीं कि 10 की 10 लगे पड़े हैं और हमें उसमें से 4 यूनिट भी नहीं आती है अच्छे से। ये नहीं करना है। ये बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। क्या करते हैं कि हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 9 10 यूनिट है। अब क्या करते हैं, सारी यूनिट्स को क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ये हमने क्या करी, ये यूनिट्स क्या करी हमने, बहुत अच्छे से पक्की कर ली। जब आप सोचो 7 यूनिट आपकी अच्छे से हो गई, तो 8 9 10 आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो भी आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और पहले तो आप जब 8 9 10 पढ़ेंगे भी क्लास में भी लाइव में, तो भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ सेट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बना के चलो कि जैसे माइक्रो कंप्लीट हो गया, मैक्रो कंप्लीट हो, उन दोनों को घूट मार के पी जाए गुट्टी की तरह। मतलब उसमें एक भी चीज भूलो मत। माइक्रो मैक्रो में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप पब्लिक फाइनेंस और ये आपका इंटरनेशनल, अभी हम करेंगे इससे नेक्स्ट इंटरनेशनल करेंगे, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसानी से कर लो। इसलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। हम लोग क्या करते हैं, सब एक साथ करने की सोचते हैं, फिर हम लोग हाईवे ही कूदते हैं, तो ये कोई फायदा नहीं है इसको करने से, है ना। समझ गए, मानव विकास सूचकांक HDI क्या होता है, ठीक है। ये हमने बता दिया था। इसके अंदर जैसे ये 1990 में आया HDI, ये याद करो अच्छे से, ये नहीं कि भूल जाओ, है ना। ये चीजें भूलनी नहीं है। PQLI कब आया, 1-2 स्केल पे मेजर किया जाता है, वेट किया जाता है, ये सब याद करो, है ना। UN ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर देखा जाता है। ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल ये किसमें, मिड 1970s में बताया गया था, पृथ्वी चाइनीज कंपनी में बताया। ये कब डेवलपमेंट हुआ, है ना। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI की डेफिनेशन होती है, समझ रहे हो। और इसका लिटरेसी रेट क्या है, एज ऑफ 15 ईयर, है ना। 1 to 100 पे से वेट किया जाता है जो उसकी एज होती है। तो ये सब चीजें अगर आप एक छोटी छोटी चीजें याद नहीं करोगे ना, तो आप ये मत सोचो बच्चा कि ये सब करने से हमारा थ्योरी यहाँ पे आए, लाइव क्लास पढ़ा और चले गए, नहीं। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें जो आप खुद पढ़ो, नोट्स बनाओ, खुद भी कुछ मेहनत करो। हर चीज बेटा आप ये मत सोचो मैं बैठे बैठे मिलेगी, जब आप मेहनत करोगे थोड़ी बहुत तो खुद से भी क्वेश्चन इसमें निकल के आएंगे। अब जैसे ये है, इसके अंदर ये क्या ये जो आपका दिया हुआ है कि इसको किसमें प्लस माइनस करना है, इसको याद करो, ठीक है। फिर ये नर्क से ने क्या दिया, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसने दी, नर्क से ने दी। गरीबी के दुष्चक्र किसने दिया, नर्क से ने दिया, है ना। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए। जैसे मेजर कॉजेज ऑफ विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, दुष्चक्र की आपूर्ति क्या है, मेजर कॉजेज 2 बता दिए, सप्लाई साइड ऑफ विशेष सर्कल, और बता दिया डिमांड साइड। ये भी आ सकता है आपका कौन से है, ये भी इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो।
और सप्लाई साइड में ये याद कर लो कि सप्लाई साइड में कैसे बताया हुआ है और अपना डिमांड साइड में कैसे बताया हुआ है। ठीक है, फिर क्लासिकल थ्योरी किसने दी थी, किसने दी थी ये भी बताना है। क्लासिकल थ्योरी किसने करी थी, मोस्टली ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने करी थी, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताया था इसके दौरान, ये सब याद होना चाहिए इसके अंदर। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें बेटा आपको आगे लेके जाएंगे, है ना। आबंध नीति, लेजिस फेयर पॉलिसी, इसके अंदर क्या है, इसमें क्या है, होती है, तो ये कहाँ होती है कहाँ नहीं होती ये भी याद करके रख लो, है ना। कार्ल मार्क्स की थ्योरी किसने दी, दास कैपिटल जो थे उन्होंने दी थी, ये याद करके रखो। अच्छा, इसने दी थी, तो ये ना आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, समझ रहे हो। सरप्लस वैल्यू हो गई, इसके अंदर हमारी ऐसे ऐसे तीन चीजें होती हैं, ऐसे करके कैपिटल एक्यूमुलेशन हो गया, है ना। ये आप लोग ऐसे याद करो। जुपिटर का क्या देख रहे हो, इनोवेशन देख रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें आप ऐसे ऐसे करके याद करोगे तभी अच्छे से हो पाएगा ना। ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे से याद करना है। लुइस का क्या बताया, कौन से सन में दिया है, मई 1954 में दिया था, है ना। ऑर्थर लुइस इनका पूरा नाम था, ऑर्थर लुइस इनका पूरा नाम था, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर मई 1954, ये अच्छे से हाईलाइट कर लो, जैसे हाइलाइटर आते हैं ना वो ग्रीन रेड, तो उसे हाईलाइट करो, ऐसे नोट्स बनाओ। अट्रैक्टिव बनाओगे तो खुद का भी पढ़ने का दिल करेगा, समझ रहे हो, खुद का भी पढ़ने का दिल करेगा। और फिर ऐसे आप नहीं कर पाओगे ना, ऐसे नहीं बनाने नोट्स की उठाने का मन नहीं, ऐसे बनाओ अट्रैक्टिव नोट्स। अब इसमें टू सेक्टर है, जैसे लुइस में याद करके रखो कि लुइस में हमारे टू सेक्टर थे, कौन से थे, वो दो याद करो, उसको हाईलाइट करो। नोट्स बनाने के भी तरीके होते हैं ना, टू सेक्टर में क्या क्या था, इंग्लिश में याद करो, जो बच्चे इंग्लिश के हैं, वैसे इंग्लिश में भी याद होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत, है ना। अब इसके अंदर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ जो लेबर है, अनलिमिटेड है उसकी लेबर की जो सप्लाई है इसके अंदर, है ना, तो वो क्या है, क्यों है ना, इसके अंदर क्या बताया गया है। तो ये सब दो तीन पॉइंट्स आप लिख सकते हो। लुईस का मॉडल क्या बताया गया, देखो मैंने कितने कम में लिखा, आप भी इसे और कम में लिख सकते हो, है ना। अब इसके अंदर आर्थिक विकास की प्रक्रिया क्या है, क्यों है, किसके अंदर फॉलो करा जा रहा है इसको, है ना। वेजेस कैसे प्रोवाइड हो रहे हैं, कितने परसेंट, जैसे इसके अंदर दिया गया है, इस जीवन निर्वाह को प्राप्ति 30% या इससे अधिक का अंतर रहता है, तो ये पर्टिकुलर 30% याद होना चाहिए, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको एकदम जेआरएफ में आपको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ये नेट तो आपका हो जाएगा, बट हमें जेआरएफ चाहिए ना, तो हमें छोटे छोटे पॉइंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अब इसके अंदर जैसे डायग्राम में देखा तुमने, ओ डब्ल्यू क्या है, ओ एस क्या है, एन आर क्या है हमारा, इधर श्रम की मात्रा आ रही है तो इधर पूंजी एवं सीमांत उत्पाद क्यों आ रहा है, इधर लिखा है। अब जैसे आपके पास डायग्राम आ गया, इसमें पूछ लिया कि पी एम क्या है, एम क्या है, पी क्या है, तो ये सब पता होना चाहिए, समझ रहे। बिग पुश थ्योरी किसने दी थी, रजिस्टर रोडान ने दी थी। ये सब चीजें आपको याद करनी है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने, समझ आ रहा है। तो ऐसे ही आप लोग करेंगे बेटा तभी होगा आगे, है ना। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर हम लोग लीव करें बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप, फिर हम लोग लीव करते हैं क्लास।
कीर्ति क्या कह रहे हो बच्चा, मतलब पीडीएफ में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कौन सी वाली पीडीएफ है? नाम मेंशन करो। आप मुझे चैट सेक्शन में भेज देना, इकोनॉमिक वाले ग्रुप पे ना, उसमें भेज देना आप मुझे, ठीक है? मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगी, उसमें अभी मैसेज कर देना। बेटा यहाँ पीडीएफ कैसे ऑन करूंगी इतनी सारी बच्चा? आप मुझे उस पर मैसेज कर देना रात पे, ठीक है? फिर मैं आपको बताती हूँ। बाकी अभी एंड करते हैं, ठीक है, क्लास को। कीर्ति आप उसमें मुझे मैसेज करना, ठीक है? अभी थोड़ी देर में आप उसी पे मैसेज कर देना मुझे, थोड़ी देर बाद। सो थैंक यू वेरी मच।